नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली की हवा एक बार फिर गंभीर रूप से प्रदूषित होती नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में घना स्मॉग छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एम्स क्षेत्र में और उसके आसपास स्मॉग की मोटी परत देखी गई, जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक 359 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के इलाकों में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यहां AQI 281 रिकॉर्ड किया गया, जिसे खराब श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा पांडव नगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर और अधिक गंभीर रहा, जहां AQI 377 तक पहुंच गया, जो बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण आम लोगों, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया गेट, अक्षरधाम और एम्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर दिल्ली NCR की आबो हवा प्रदूषित होती हुई दिखाई पड़ रही है। लगातार AQI जो है वो खराब श्रेणी में बना हुआ है। कई जगहों पर बेहद खराब श्रेणी में AQI दर्ज किया गया है, यानी कि अभी भी प्रदूषण की जो स्थिति है वो दिल्ली NCR में काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन और श्वास संबंधी बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में नए कदम उठा रही है। इस बार सुरक्षा निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए दिल्ली पुलिस AI तकनीक से लैस स्मार्ट ग्लासेस का उपयोग करेगी। इन स्मार्ट ग्लासेस की मदद से पुलिसकर्मी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे और भीड़ में मौजूद लोगों की पहचान अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी। यह तकनीक रियल टाइम में जानकारी उपलब्ध कराएगी, जिससे किसी भी संभावित खतरे पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी। तो गणतंत्र दिवस जैसे बड़े और संवेदनशील आयोजन के दौरान सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए कदम काफी अहम माना जा रहा है। उधर नोएडा के युवराज नाम के इंजीनियर की मौत से जुड़े मामले में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। इस प्रकरण से संबंधित गुरुग्राम स्थित एक बार का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवराज अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पार्टी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जिस रात यह दर्दनाक घटना हुई, उसी रात युवराज अपने दोस्तों के साथ इस पार्टी में शामिल था। सामने आए CCTV फुटेज को पुलिस ने संज्ञान में ले लिया है और इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस वीडियो के आधार पर मामले में कई नए तथ्य भी सामने आ सकते हैं। जांच के आगे बढ़ने के साथ युवराज की मौत से जुड़े और भी खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत से जुड़े मामले में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस केस में नामजद आरोपी बिल्डर अभय कुमार के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। अभय कुमार MZ विजटाउन प्लानर्स कंपनी का निदेशक बताया जा रहा है। 21 जनवरी 2026 को आरोपी को सूरजपुर स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने सभी तथ्यों और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद आरोपी को 6 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस कार्रवाई के बाद मामले में जांच और कानूनी प्रक्रिया और तेज होने की संभावना भी जताई जा रही है। उधर गाजियाबाद में मंदिर हटाने को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सेन बिहार इलाके में स्थित एक प्राचीन मंदिर को हटाने के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। नोटिस सामने आते ही क्षेत्र में विरोध का माहौल बन गया है। मंदिर से जुड़े श्रद्धालु और आसपास रहने वाले लोग लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंदिर को सुरक्षित रखने की अपील कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि मंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा का केंद्र है, जहां लोग वर्षों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। उनका तर्क है कि धार्मिक स्थलों की रक्षा करना सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। संगठनों और स्थानीय निवासियों का मानना है कि अगर विकास कार्य के नाम पर मंदिर को हटाया गया तो इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचेगी। विरोध कर रहे लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिर को यथास्थान सुरक्षित रखा जाए और किसी वैकल्पिक समाधान पर विचार किया जाए। मामले को लेकर इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और प्रशासन की भूमिका पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हम कल मेयर के पास गए थे मंदिर के लिए, जिससे हमारे भगवान के लिए कोई जगह का प्रबंध हो जाए, इसलिए हम निवेदन करने के लिए गए थे वहाँ पर। तो हमसे मेयर साहब ने पूछा कि आप कौन हो। हमने कहा जी हम ब्राह्मण हैं, गंगा प्रसाद नाम हमारा है। और बोले कि आप यहाँ से चले जाइए, अपने बरसाना चले जाइए, और नहीं तो हम आपको जेल में डाल देंगे।
और इतना पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा आपको पिटवाएंगे और पिटवा के जेल में डाल देंगे, कभी छूटोगे नहीं। मैं महापौर मेयर जी को ये बताना चाहता हूँ, जैसा हमारे महंत अमित जी से और हमारे साधु जी से उन्होंने अपशब्द बोले ना, उनको अपशब्द बोलने का तो हम हर्जाना देंगे और आने वाले टाइम पे देंगे। इसे वो चेतावनी समझे, कुछ भी समझे, वो बोल रही है ना मंदिर के विषय में। हमारा बरसों पुराना मंदिर है, पहले बुजुर्गों को बहगलाकर मंदिर की जगह स्थान हटाया गया और हमारे उस दिन से प्रभु इधर उधर डोले थे। हमने स्थान चुनकर, ये एक खाली स्थान था, हमने पूरी मूर्ति अपने पैसे से, अपने जितना भी हमारा समाज है, अपने पैसे अपने खर्चे से यहाँ पे स्थान की थी। लेकिन 3 महीने पहले हमने डीएम और कमिश्नर को ज्ञापन दिया था पूरे समाज ने, उसका कोई हमें उत्तर नहीं आया। लेकिन कल हमारे महंत अमित जी और हमारे साधु और कुछ लोग महापौर जी के पास पहुंचे तो उन्होंने उनको अपशब्द बोलते हुए क्या बोला, या तो अपने अपने घर चले जाओ, अपने देश चले जाओ, अपने जाके हो वहीं चले जाओ। सैम बिहार में पहले भी एक हरि मंदिर टूटा था, तब भी लोगों ने आवाज़ उठाई थी, उसके बेस पर भी कोई जगह नहीं मिली। और अब ये पंचमुखी हनुमान मंदिर पर भी टूटने की जो कहानी चल रही है, ये बहुत गलत है। शासन प्रशासन से हम ये विनती करते हैं कि इसकी जगह, सामने इतनी सारी एलएमसी जगह पड़ी है, कहीं भी थोड़ी सी जगह दे दें ताकि पूरा सैम बिहार अपना आस्था का प्रतीक एक मंदिर पंचमुखी हनुमान जी का बना ले। अगर ऐसा शासन प्रशासन नहीं करता है तो लोग, फिर जनता पूरे बाहुबल से रोड पर निकलेगी और अपने मंदिर को लेने के लिए आंदोलन करेगी। मैं पहले ये कहना चाहूँगा, ये जो मंदिर है लगभग 50 साल पुराना है और पहले ये मंदिर थोड़ा पीछे हुआ करता था। प्रशासन ने जब सड़क बनी तो ये बोल के हटा दिया गया कि आपको कहीं दूसरी जगह हम जगह देंगे और वहाँ आपका मंदिर स्थापित किया जाएगा। लेकिन उन्होंने बरगलाया, यहाँ के लोगों को, और बेचारे सीधे थे, मान गए। उस समय ना इन्हें जगह दी गई, ना मंदिर का स्थान दिया गया, मूर्तियाँ इधर उधर भटकती रहीं, दौड़ती रहीं। अंत में आकर के इन्होंने यहाँ ये मंदिर स्थापित कर दिया, छोटा सा। अब प्रशासन को इससे भी दिक्कत है। अब वो लोग कह रहे हैं कि सर्विस रोड आ रही है, इसे भी तोड़ेंगे। तो मैं एनएचआई से ये पूछना चाहता हूँ, आप इसे तोड़ दो, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट आप तोड़ सकते हो, तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी जगह बना लेंगे। लेकिन तोड़ने से पहले आप मेरे रोड पे जाइए, जो बीचों बीच एक हरी चादर रोड है, वो बुड्ढा पड़ा है ना, जिसको वो मजार का नाम दिए पड़े हैं, उस पर जाकर के खतौड़ा मार के दिखाइए। मैं ताकत मान लूंगा आपकी, एनएचआई वालों की भी और शासन प्रशासन की, वो कुछ कर सकते हैं। जब तक उस मजार को ना तोड़ दें तब तक आगे मंदिर पर हाथ ना लगा दें एनएचआई। अगर एनएचआई वाले मंदिर पर हाथ लगाने आएंगे तो सबसे पहले बुलडोजर चलाना पड़ेगा हमारे ऊपर, इन सभी माता बहनों के ऊपर। जब हमें खत्म कर दे तब हमारा मंदिर खत्म कर देना। हम कल पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, गाजियाबाद में मंदिर हटाने को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है, उसके बाद हिंदू संगठनों में जोरदार आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है और क्या कुछ मांग हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि गाजियाबाद में जो मंदिर विवाद है, इसे हटाने को लेकर विवाद जो है वो शुरू हो गया है। ये गाजियाबाद के सैन बिहार का एक प्राचीन मंदिर है, जिसे हटाने के लिए एनएचआई ने नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जिसके बाद हिंदू संगठन और वहां के निवासियों में काफी आक्रोश का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। वहां के जो निवासी हैं लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस मंदिर को बचाने की गुहार भी लगा रहे हैं। वहीं अगर बात करें हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने बताया कि हिंदू को पूजा करने के लिए मंदिर की आवश्यकता पड़ती है। हिंदुत्व के अस्तित्व को बचाने के लिए, इन परंपराओं से जुड़ने के लिए मंदिर का रहना बहुत आवश्यक है और निर्माण कार्य के लिए मंदिर को हटाया जाएगा तो हिंदू धर्म संकट में आ जाएगा। इस तरीके की बातें जो है वो सामने निकल कर आई है। ऐसे में सरकार को मंदिर बचाने के लिए आगे आना चाहिए। ऐसी बातें जो है वो हिंदू संगठन की तरफ से कही जा रही है। वहीं इन सभी ने मिलकर ये भी खुली चेतावनी दी है कि अगर मंदिर को हटाया गया तो वहीं सब मिलकर अपनी जान मौके पर ही दे देंगे। इस तरीके की बातें जो है वो सामने निकल कर आई है और मंदिर पर बुलडोजर चलने का जो है वो विरोध किया है उन्होंने। बिल्कुल, और जिस तरीके से साफ तौर पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो अपना आक्रोश जाहिर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर इस मंदिर को हटाने के लिए बुलडोज़र की कार्रवाई यहाँ पर होती है तो पहले बुलडोज़र उनके ऊपर चलेगा, उसके बाद मंदिर की तरफ वो बुलडोज़र बढ़ेगा। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर ठान लिया है कि मंदिर को वो हटने नहीं देंगे। ऐसे में स्थितियों को संभालना बेहद ज़रूरी यहाँ पर हो गया है।
जी देखिए, बिल्कुल ये एक प्रशासन को ही एक चेतावनी दी गई है कि अगर ये प्रशासन के ऊपर है कि किस तरीके से उनको मेंटेन करते हैं या बता पाते हैं, क्योंकि सड़क जिस तरीके से वहाँ निर्माण जो कार्य है वो कई महीनों से रुका हुआ है। इस कारण नोटिस जो है वो जारी किया गया था, मंदिर को नोटिस भेजा गया है और वहाँ पर निर्माण जो तमाम जो चीजें हैं उनको हटाने के लिए भी हिदायत दी गई थी। और इसके बाद अब ये जो नया मोड़ जो सामने आया है, हिंदू संगठन इसमें अब एंट्री कर दी है हिंदू संगठन ने, और मंदिर को तोड़ने के विरोध में जो है वो जोर शोर से वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर आसपास के जो लोग हैं, वहाँ के जो समाज है, वो काफी आक्रोश में है और इसी को लेकर के प्रशासन भी अब पूरी तरीके से अपनी कमर जो है कस लिया है। हालांकि हिंदू संगठन ने ये भी चेतावनी दी है कि वहां पर अगर इस तरीके का कोई बवाल होता है, मंदिर तोड़ा जाता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं इसका विरोध किया जाएगा और वहां पर मौके पर ही जान दे दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाते हुए ये जो श्रद्धालु हैं मंदिर में पहुंचने वाले, साथ ही साथ हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो लगातार गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम से भी इस चीज़ की मांग की जा रही है कि वो हस्तक्षेप करें और इस मंदिर को बचाएं। जी देखिए, बिल्कुल अभी उनका एक संदेश भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक संत है और कहीं ना कहीं मंदिर से जुड़ी चीजें जो है उनको समझ में आनी चाहिए कि अगर इस तरीके की चीजें अगर आपके संज्ञान में आती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी फैसला लेना पड़ेगा। इस तरीके के मामलों में भी उनको हस्तक्षेप करना पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं अगर मंदिर तोड़ा जाता है तो ये हिंदुत्व के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। और यही एक संदेश रहा कि NH9 के जो NH9 के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर नोटिस जारी करके ये कहा था कि ये निर्माण जो है यहाँ करना है, जिसकी वजह से काफी रुकावटें आ रही हैं और उसी को लेकर नोटिस जो है वो जारी की गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री को भी इन्होंने खुले अपने बातों में ये कह दिया कि ये मंदिर जो है वो नहीं टूटना चाहिए। इससे यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं ये यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और ये काफी बड़ा जो संघर्ष है वो देखने को भी मिल सकता है अगर इस तरह की कोई बात हुई तो। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गाजियाबाद में मंदिर को हटाने का जो विवाद है वो लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर नोटिस जारी किया गया जिसके बाद हिंदू संगठनों की तरफ से भी आक्रोश जाहिर किया गया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ भी हो जाए वो मंदिर को हटने नहीं देंगे। उधर गाजियाबाद में एक बार फिर खाने पीने से जुड़ा बेहद आपत्तिजनक मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। थाना कविनगर क्षेत्र के गोविंदपुरम इलाके में स्थित एक चिकन पॉइंट पर तंदूर में रोटी बनाते समय थूक लगाने का आरोप सामने आया है। बताया गया है कि यह दुकान दिल्ली 6 नाम से पिछले कई वर्षों से संचालित हो रही थी, जिसके मालिक अमजद हैं। दुकान पर तंदूर का काम करने वाला कारीगर फैजान रोटी बनाते समय इस घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहा था। यह मामला पास में स्थित शिव मंदिर के शास्त्री की नज़र में आया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत थाना कविनगर पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और कारीगर फैजान और साथ ही दुकान मालिक अमजद को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तंदूर पर रोटी बनाते समय थूक लगाने की हरकत साफ दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू समाज और विभिन्न हिंदू संगठनों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हैं और इससे समाज में अविश्वास का माहौल बनता है। संगठनों ने मांग की है कि ऐसे प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। पुलिस का कहना है कि मामले की आगे भी जांच की जा रही है और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उधर ग्रेटर नोएडा पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नोएडा समेत पूरे NCR क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं सहित कुल 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से करीब 9,900 किलोग्राम अवैध गांजा, लगभग 2.90 लाख रुपए नगद और तस्करी में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस जांच में आरोपियों की पहचान सत्य शरण, सुमित, अभिषेक, कश्मीरा और लाली के रूप में हुई है, जो मूल रूप से अलग अलग जनपदों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि यह गिरोह लंबे समय से बाहर के राज्यों से नशीले पदार्थ मंगाकर ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में सप्लाई कर रहा था। खास तौर पर जिले के नामचीन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं इनके मुख्य ग्राहक थे। इकोटेक 3 थाना पुलिस ने यह कार्रवाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत CISF कैंप के पास की, जहां से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और आगे और खुलासे होने की भी संभावना जताई जा रही है।
सीआरटी टीम और थाना फेज 2 टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक फर्जी कूटअचित दस्तावेजों का इस्तेमाल करके गाड़ी फाइनेंस कराकर बेचने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इन लोगों के पास से 5 लग्जरी गाड़ियां बरामद भी हुई हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की है। यह लोग सबसे पहले, इनके पास टोटल 28 अलग अलग तरह के आईडी कार्ड, जिसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सहित अलग अलग तरह के आईडी कार्ड इनसे बरामद हुए हैं। यह लोग इन आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी एक फर्जी आइडेंटिटी बनाते थे और गाड़ी खरीदते थे और गाड़ी की इन फर्जी कागजों पे फाइनेंसिंग कराते थे। फाइनेंसिंग कराने के बाद ये लोग उसको सेकंड हैंड में किसी और को सेल करने जाते थे, और जब जाते तो उस समय एक फर्जी आरसीबी बना देते थे और उसमें हाइपोथिकेशन को ये लोग हटा देते थे, ताकि जहां आगे जिसको बेचें उसको भी पता ना लगे कि ये ऑलरेडी किसी बैंक से ऑलरेडी गाड़ी फाइनेंस्ड है। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें एक व्यक्ति की पहले दिल्ली में भी उसका आपराधिक इतिहास मिला है और इनके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य राज्यों में की जा रही है। अब तक कितनी गाड़ियों को बेच चुके हैं? इनके पास से, जैसे आपको बताया, 5 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा अन्य जो भी इनके आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं, उनसे ये लोग और गाड़ी भी इन्होंने फाइनेंस कराई होगी, तो उसके बारे में हम जानकारी देंगे। सीआरटी टीम और तो ग्रेटर नोएडा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक अहम पहल की जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समीप एक आधुनिक इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड सेंटर स्थापित करने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। ये ट्रेड हब चीन के प्रसिद्ध यीवू इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जहां बड़े पैमाने पर थोक व्यापार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए E&Y को सलाहकार एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो यीवू मॉडल का गहन अध्ययन कर सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। प्रस्तावित ट्रेड सेंटर में देश के विभिन्न राज्यों के उत्पादों का बड़ा होलसेल बाजार विकसित किया जाएगा, जिससे विदेशी व्यापारी सीधे एयरपोर्ट से आकर यहां खरीदारी कर सकेंगे। इससे न केवल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यूपी के उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस योजना को गति मिली है, ताकि प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मजबूत केंद्र बनाया जा सके। इस परियोजना से एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को भी नई पहचान और विस्तार मिलने की उम्मीद है। तो येईडा क्षेत्र में विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस पार्क का हाल ही में उच्च स्तरीय निरीक्षण किया गया, जिसमें परियोजना की प्रगति और भविष्य की संभावनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 28 में लगभग 350 एकड़ भूमि पर यह अत्याधुनिक पार्क विकसित किया जा रहा है। इस अवसर पर विप्रो और GE हेल्थ केयर के प्रतिनिधियों ने स्थल का दौरा किया और पार्क में तैयार की जा रही साझा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अवसंरचनाओं का बारीकी से अवलोकन भी किया। यह भ्रमण येईडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह के आमंत्रण पर संपन्न हुआ। निरीक्षण के दौरान मेडिकल उपकरणों के निर्माण और उनके निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने पार्क को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, RRTS और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से मिलने वाली बेहतर कनेक्टिविटी की सराहना की, जो उद्योगों के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाती है। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है और वर्ष 2026 के अंत तक इसे पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक इस पार्क के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही GE और विप्रो ने भी यहां लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में अपनी यूनिट स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई है, जिससे इस औद्योगिक क्षेत्र को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। उधर मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग के एक लाइनमैन की करंट लगने से हुई मौत के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फुगाना थाना क्षेत्र में तैनात 30 वर्षीय दीपक ड्यूटी के दौरान करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की खबर मिलते ही गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और पुलिस वाहन पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संबंधित SSO ओमकार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीण मृतक के परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। पुलिस और प्रशासन हालातों को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। उधर मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव तावली में स्थित मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया में ने बुधवार को सालाना जलसा और दस्तरबंदी कार्यक्रम श्रद्धा और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर दीनी शिक्षा पूरी करने वाले 54 छात्रों की दस्तरबंदी की गई, जिसमें हाफिज, कारी, आलिम और मुफ्ती की डिग्री हासिल करने वाले छात्र शामिल रहे। कार्यक्रम में पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने छात्रों को पगड़ी पहनाकर और मेडल देकर सम्मानित किया, साथ ही उनका हौसला भी बढ़ाया। अपने संबोधन में शाही इमाम ने समाज में बढ़ती फतवों की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि आज लोग दूसरों के खिलाफ फतवा लेने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मचिंतन कोई नहीं करता।
उन्होंने ईमानदारी, नैतिकता और आत्ममंथन पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लाम प्रेम, भाईचारे और इंसानियत का संदेश देता है, जिसे समाज में अपनाने की ज़रूरत है। शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने अपील की कि पढ़ाई में पिछड़ने वाले बच्चों को भी दूसरा अवसर मिलना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। कार्यक्रम का माहौल धार्मिक, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक रहा। आज का ये प्रोग्राम मदरसा दारुल हुसैनिया तावली में जो सालाना इजलास आम है वो उसी के ताल्लुक़ से, उसी के उन्वान से मुनक़्क़िद किया गया है और इसमें ख़ास तरीक़े से शेर पंजाब रईसुल अहरार हज़रत मौलाना उस्मान लुधियानवी जो पंजाब के शाही इमाम भी हैं और इस वक्त कौम व मिल्लत के बहुत बड़े काम को और उमूर को अंजाम दे रहे हैं। ख़ास तरीक़े से पूरे हिंदुस्तान और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कौम मिल्लत की हमदर्दी के लिए और इंसानियत की बका के लिए कि जिसकी मिसाल इस वक्त के दौर में बहुत कम मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। आज जामिया हुसैनिया तावली के सालाना जलसे में आया। इस मदरसे का संग बुनियाद जब 1950 में रखा गया तो मेरे बड़े दादा महान स्वतंत्रता सेनानी रईसुल अहरार मौलाना अबीर लुधियानवी इसका नींव पत्थर मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ रखने के लिए आए थे। आज इसको तनावर दरख्त बना देख के खुशी हुई और मैं मुबारकबाद देता हूँ इंतज़ामिया को। लेकिन इसके साथ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग शिक्षा के मैदान में लगे, चाहे वो कोई भी है, मुसलमान या हमारे दूसरे भाई, उनसे कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे शिक्षा में पिछड़ते हैं तो अक्सर जो बड़े संस्थान हैं शिक्षा में पिछड़ने वाले बच्चों को दाखिला नहीं देते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कामयाब को तो सब कामयाब करते हैं, जो पिछड़ रहे हैं उनकी बाजू पकड़नी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए वो अपने अपने संस्थानों में, अपने इदारों में, कॉलेजों में, स्कूलों में उन पिछड़े हुए बच्चों को जो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं तो उनको भी आगे लाने के लिए, उत्साहित करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम शुरू करें। आज का उधर मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चाओं में है, जहां सरकारी कार्यालय की बिजली के निजी उपयोग का आरोप सामने आया है। बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जिला प्रोबेशन विभाग कार्यालय में बने चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल निजी इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करने के लिए किया जा रहा था। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बैटरी से चलने वाली स्कूटी सरकारी कार्यालय की बिजली से चार्ज की जा रही है। वायरल वीडियो के संबंध में दावा किया जा रहा है कि स्कूटी कार्यालय के ही किसी कर्मचारी की है। मामला सामने आने के बाद सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सरकारी बिजली का निजी कार्यों में इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है और इस पर अब तक निगरानी क्यों नहीं हुई। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं और मामले की जांच की मांग की जा रही है। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र में हुई एक गंभीर आपराधिक घटना के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने वादी के पिता पर जानलेवा हमला करने के आरोप में 4 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी सेक्टर 71 स्थित डंपिंग ग्राउंड इलाके से पकड़े गए। आरोप है कि अभियुक्तों ने पहले मारपीट की और फिर कार से टक्कर मारकर पीड़ित की हत्या करने का प्रयास किया। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने के लिए एक बलेनो कार का इस्तेमाल किया गया था, जिसे अब बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सत्यप्रकाश तिवारी, दिनेश गौड़, शिवराज गौड़ और अंकुर मिश्रा के रूप में हुई है। पुलिस ने सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। थाना फेज 3 पुलिस द्वारा आज मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में वांछित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 20 तारीख को वादी के तहरीर पर उसके पिता के साथ मारपीट करने और गाड़ी से टक्कर मारने के मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें 4 लोग वांछित थे। आज थाना पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। तो नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में कल हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए थे। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया था, जिससे इलाके में आक्रोश का माहौल बन गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस की सक्रियता के चलते कुछ ही घंटों में फरार ट्रक चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही हादसे में शामिल ट्रक को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले की जांच भी लगातार जारी है।
उधर नोएडा पुलिस के साइबर क्राइम विभाग ने 2 कुशल और शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर पेटीएम पेमेंट बैंक के फ्रीज खातों को अवैध तरीके से डीफ्रीज कराने और 29,97,059 रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोपियों ने कंप्यूटर डेटा में छेड़छाड़ कर बैंक खातों से भारी रकम निकलवाई और फंड को रिलीज कराया। जांच के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को जयपुर राजस्थान से और दूसरे को नोएडा से पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश कुमार मीणा और सचिन के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भेजा गया। ये गिरफ्तारी साइबर अपराधों के खिलाफ पुलिस की सतत निगरानी और त्वरित कार्रवाई का नतीजा है। साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था कि एक पेमेंट बैंक के पूर्व कर्मचारियों ने बिना किसी अनुमति के उन अकाउंट्स को डीफ्रीज कर दिया जिनमें साइबर क्राइम की धनराशि प्राप्त हो रही थी। 29 लाख से अधिक की कीमत को डीफ्रीज किया गया था ताकि वो साइबर क्रिमिनल्स प्राप्त कर सके। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इस प्रकरण में पूर्व में भी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। उधर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का सड़क सुरक्षा अभियान तीसरे दिन भी जोरों पर रहा और बुधवार को 3 दिवसीय अभियान का समापन हुआ। इस दौरान प्राधिकरण की सभी 8 वर्क सर्किल की टीमें पूरे शहर में सड़क सुरक्षा के कार्यों में लगी रहीं। अभियान के तहत शहर के 16 संवेदनशील और दुर्घटना संभावित स्थलों को चिन्हित किया गया। सड़क पर पैच वर्क, लेन मार्किंग और रंबल स्ट्रिप लगाने का काम तेज गति से पूरा किया गया ताकि वाहन चालकों को चेतावनी और सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया जा सके। प्रमुख ब्लैक स्पॉट्स पर रिफ्लेक्टर और कैट्स आई लगाई गए, जबकि लाइटिंग व्यवस्था को भी मजबूत किया गया ताकि रात के समय दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। महाप्रबंधक AK सिंह ने अभियान के दौरान 130 मीटर सड़क का निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता का जायजा लिया। इसके अलावा चिन्हित स्पॉट्स पर नेफोवा सुरक्षा इंतजाम करेगी। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि 3 दिवसीय अभियान खत्म हो गया है, लेकिन सड़क सुरक्षा के प्रयास लगातार जारी रहेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नागरिकों से अनुरोध किया है कि वो दुर्घटना संभावित स्थानों की जानकारी तुरंत प्राधिकरण तक पहुंचाएं ताकि समय रहते आवश्यक सुधार और सुरक्षा उपाय किए जा सकें। वहीं नोएडा में पुलिस ने सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत विशेष अभियान चलाया, जिसे CP लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर यातायात विभाग ने सक्रिय रूप से अंजाम दिया। 21 जनवरी को पूरे शहर में व्यापक कार्रवाई की गई, जिसमें मैनुअल तरीके से 3286 चालान काटे गए और ISTMS कैमरों के माध्यम से 4092 ई चालान किए गए। इस तरह कुल 7378 चालान जारी किए गए, जो नियम तोड़ने वाले 12 वाहनों को सीज भी किया गया। अभियान के दौरान सूरजपुर तिराहा, गलगोटिया कट और नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो यातायात पुलिस ने आम नागरिकों के साथ ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियमों के महत्व और सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी। अभियान के दौरान बिना हेलमेट चलाने वालों के लिए 2795 चालान, नो पार्किंग उल्लंघन के लिए 796 चालान और ओवर स्पीडिंग के लिए 321 चालान किए गए। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण और NGT नियमों के उल्लंघन के लिए 387 चालान भी जारी किए गए। पुलिस ने इस अभियान के माध्यम से सड़क सुरक्षा और जीवन सुरक्षा पर विशेष जोर दिया ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और नागरिकों के लिए नियमों के पालन की चेतना भी बढ़ सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।